मैं ये नहीं कहता हूं कि पिछड़ी जातियों के लोग मेरिटोरियस नहीं हैं और जो हैं बहुत ज्यादा मेरिटोरियस। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो ईसाई सबसे ज्यादा हैं, मुस्लिम उसके बाद हैं, हिंदू हैं। यूएनओ में भारत का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि ये इसमें हम पूरी तरह से असहमत भी नहीं है। हमारा तो सिर्फ दर्द यही है कि ठीक है, जितनी जिसकी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी कर लीजिए, मगर योग्य आदमी, इंटीग्रिटी वाले लोग, कॉम्पिटेंट लोग का फिल्ट्रेशन कैसे हो, कैसे ऊपर लाए जाएं। प्रॉब्लम मुसलमानों से भी हम लोगों को नहीं है, मुसलमानों की लीडरशिप से प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भी काफी कुछ हम लोगों की तरह से ही सोचते हैं। जिंदगी शान से जीना और दूसरे को इज्जत से देते हुए जीना ही सभी चाहते हैं। मगर जो लीडरशिप है, चाहे ओवैसी जी हो चाहे कोई भी हो, वो बड़गड़ाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक अच्छी लीडरशिप सामने नहीं आई किसी भी जाति समुदाय की, तब तक ये समस्याएं रहेंगी और इसका कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। सब चीजों के अंदर हम एक अराजकता की तरफ जा रहे हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर भी ज्यादा होने चाहिए, भले ही वो उस लायक हो या ना हो। अब मैं आपकी बात पर आता हूं, जहां इंटीग्रिटी की बात आती है, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात आती है, आउट ऑफ टर्न आगे जाने की बात आती है, तो हम इस चीज को बढ़ावा दे के एक तरह से मेरिटोक्रेसी को डस्टबिन में डालने की तैयारी कर मेरी सोच ये है कि हमें पर्सनली किसी जाति धर्म से कोई कटता नहीं है। हम लोग सिर्फ मेरिट की बात करते हैं, और जब हम मेरिट की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ मेरिट या इंटेलिजेंस कोशेंट ही सब कुछ नहीं होता है, इंटीग्रिटी मैटर्स। तो मेरा कहना यह है कि किसी भी जाति या समुदाय की जो लीडरशिप है वो गलत हाथों में ना जाए, उसका प्रयास कैसे हो। क्योंकि राजनीति का मतलब अच्छे लोगों को आगे लाने की नीति होनी चाहिए। और यहाँ जो है, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे SC ST समुदाय हो, चाहे OBC समुदाय हो, उनकी लीडरशिप में प्रॉब्लम है। और क्योंकि वेस्टेड फिर इंटरेस्ट हो जाते हैं, आप आउट ऑफ टर्न आगे बढ़ना चाहते हैं समाज में, उससे तमाम समस्याएं हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप दो शब्द बोलें, तब तक झट हुआ बात है। सर। पहले एक परिप्रेक्ष्य को समझ लें, जिसकी जितनी वो जो भी स्लोगन दिया गया है, जिसने भी दिया है वो जग विदित है। जी। और जिसने ये जोर से कहा उसको खुद भी इस स्लोगन का अर्थ मालूम नहीं है। हम्म। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग तो मंद बुद्धि होते हैं। हम्म। मंद बुद्धि फिर भी समय बेसमय किसी स्टेज पे आके वो बात को समझ सकता है, जी। अगर मंद बुद्धि है। जी। लेकिन अगर मूड है, जो मूड है वो कभी नहीं समझ सकता, जी। क्योंकि वो उस लाइन में जाता ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जिसकी जितनी संख्या हो, जिसकी जितनी भागीदारी, तो क्या लीडरशिप होने से ही सेवा की जा सकती है? कांग्रेस जिसने इस चीज को प्रोपेगेट किया है और जिस मूड ने इसको आगे बढ़ाया है, उसको खुद नहीं पता कि जब हम जातियों को बांटते हैं
तो जाति प्रथा को जान लेना बहुत जरूरी है। इस बारे में अगर नीतीश कुमार हैं या लालू यादव हैं, ये सब लोग इस चीज के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये न केवल जातियों को जानते हैं बल्कि उपजातियों को भी जानते हैं। अभी लेटेस्ट जो नीतीश कुमार ने खेल किया, उसने बहुत सारी जातियों की जो उपजातियां थी उनको मर्ज कर दिया। अब जब उपजातियों को मर्ज कर दिया तो एक पर्टिकुलर जाति को आगे बढ़ा दिया, उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि लीडर बन के ही आप सेवा कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। कांग्रेस ने आज तक इतने सारे लीडर सामने लेके आए, क्या वो अपनी पर्टिकुलर जाति को कोई फायदा दे सके? वो सिर्फ एक ही जाति को फायदा दे सके। इतिहास गवाह है और आंकड़े हैं, और वो है मुस्लिम। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि सारे के सारे मुस्लिम अगर गवर्नमेंट में हैं तभी वो कुछ कर पाएंगे? नहीं, बहुत से और लोग भी हैं, जो कि आपने पहले कहा, वेस्टेड इंटरेस्ट। जो लोग 12-14% थे, आज 22% है या जितने भी हैं, ये कहां से हो गए? यहां से हिस्सेदारी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये हमने एक उन लोगों को रास्ता दे दिया है समाज में अराजकता फैलाने को, उन लोगों को जिनकी हम हिमायत करते हैं, कोई भी हो। एक दूसरी बात, क्या ये एक इंसेंटिव नहीं है कि आप अपनी जनसंख्या बढ़ाएं? अगर आपको हिस्सेदारी बढ़ानी है तो आप अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। हम ऑलरेडी जनसंख्या से जूझ रहे हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से हम बहुत सारे एरिया में माइनॉरिटी हो गए। यूपी में कुछ शहर ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी के बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ बीइंग माइनॉरिटी है। आप सहारनपुर जाके देखें। तो ये ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां पर पिछड़ी जातियों के लोगों ने बहुत सारी ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स की हैं जो आमतौर पे नहीं होती। वो सिर्फ अपने आप को प्रूव कर रहे थे कि हमको आप पिछड़ा ना समझे, हमारा दिमाग पिछड़ा हुआ नहीं है, हम किसी भी वजह से पिछड़े रह गए लेकिन हम पिछड़े हुए नहीं। जहां से आपकी बात को बल मिलता है, जहां आप कहते हैं कि इंटीग्रिटी, उस आदमी ने अपनी इंटीग्रिटी को नहीं खोया, अपनी सच्चाई को नहीं खोया। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, उपजाति का, किसी भी समाज के वर्ग से आता हो, चाहे वो अमीर है या गरीब है या बिल्कुल ही गरीब है, अगर उसकी सच्चाई उसके साथ में है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। वो मेहनत करता ही है और आगे बढ़ता है, और उसके दिए हुए रिजल्ट सामने आते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं जहां पे बिल्कुल भी जो लोग अनजान थे, जो फेसलेस थे, दे आर जस्ट अनदर फेस इन द क्राउड, लेकिन देखिए, अब ये कोई कहने की बात नहीं है कि मोदी जी भी उनमें से एक थे, क्योंकि जिस एरिया से आते हैं वडनगर, उसके बगल में ही एक जगह है मैसाना, कुछ ही किलोमीटर दूर पे है। मैं वहां पे नौकरी कर चुका हूँ, वडनगर में जा चुका हूँ, क्योंकि कुछ उधर से हमारा आना जाना रहता था, तो मुझे पता है। वो वडनगर आज से 50 साल पहले किस तरह का था, सोच के हैरानी होती है कि वहां से एक ऐसा आदमी निकला। कारण सिर्फ एक, कोई एंटाइटलमेंट नहीं थी उनकी। और फिर कुछ लोग एंटाइटल्ड हैं, लेकिन उनके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, उनके अंदर सच्चाई नहीं है, वो समाज को तोड़ने पे लगे हैं। जिसने ये आइडिया दिया
उसको खुद को पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान में, भारत में अगर इस चीज को हम तोड़ना शुरू करेंगे तो हर घर के अंदर, हर मोहल्ले में टूट फूट हो जाएगी और एक मोहल्ले के अंदर रहना मुश्किल हो सॉरी साहब, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस बारे में। जाएगा। जी। इतिहास गवाह है कि पुराने जमाने में जो भी सक्सेसफुल एम्पायर्स हुए हैं, उनके राजा शरीर के साथ साथ अकल से भी, आईक्यू वाइज भी सर्वश्रेष्ठ होते थे, तभी वो राजा कहलाते थे और राजा होते थे, और उनके सफल एम्पायर चलते थे। और जब जब इसका तोड़ निकाला गया, जैसे कहा जाता है औरंगजेब ने तो अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, पानी के लिए तरसाया, तो मुगलिया सल्तनत कहाँ पहुंच गई ये सबके सामने है। तो पॉइंट ये है कि जहां भी मेरिट की कदर नहीं होगी, वहां हम लोग रसातल पर जाने की तैयारी निश्चित रूप से कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मगर इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा मुझे ये बताइए कि मेरे विचार से किसानों को तो छोड़ दीजिए, जाट आंदोलन था, जाटों ने भी अपने आरक्षण की बात की, जबकि जरूरत नहीं थी। मराठा में भी आवाज उठाई जा रही है। ये कहाँ अंत होगा इसका? इसके बारे में कुछ बोलिए। आपको मैं एक बड़ा बढ़िया उदाहरण देता हूँ जहां तक आरक्षण की बात है। करीब 6-7 साल पहले गुजरात में, 10 साल पहले गुजरात में पटेलों का आरक्षण के बारे में आंदोलन चला, आपको याद? बिल्कुल। आपको हैरानी होगी कि जब इनकी रैली हुई अहमदाबाद में, मेरे पास में फोटोग्राफ्स कहीं पड़ी होंगी तो मैं आपको अगर मिल गई तो भेजूंगा। उस रैली के अंदर जब सारे पटेल खड़े आए तो दुनिया की ऐसी बेहतरीन कोई कार नहीं थी जो वहां नहीं थी। दे आर सो रिच, दे आर सो रिच। आप इनकी आरक्षण की बात करते हैं, मराठाओं का। शरद पवार मराठा है ना? क्या इनको चाहिए या इनके परिवार को चाहिए? जाटों में चौधरी चरण सिंह, और फिर कौन पैदा होते हैं? डकैत, टिकैत जैसे। जी। आरक्षण जिन जिन लोगों ने मांगा उनकी अपनी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। आप देखें, आप जरा भी अगर उठा के देखेंगे तो एक कॉमन डिनोमिनेटर मिलेगा कि वो लोग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं बस। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि पटेल को मिले या मराठा को मिले या जाट को मिले या किसी, वो सिर्फ अपना, उनकी एक अपनी वो है, उनको उसको पूरा करना है। मैं कुछ बन जाऊं, ये बाकी सब लोग बेवकूफ हैं, इनके कंधे पे खड़ा होके मैं दिखाई दे जाऊं। 10 में से 9 आंदोलन सिर्फ इसीलिए चलते हैं क्योंकि किसी पर्टिकुलर जाति के अंदर कोई आदमी जब आगे बढ़ जाता है तो वो कहता है कि किसी तरह से अब मैं पूरी लाइमलाइट में आ जाऊं। अभी मैं हूं बट आई एम ए फेस इन द क्राउड, आई शुड बी ए फेस आउटसाइड दिस क्राउड, आई शुड बी विजिबल। और विजिबल होने के लिए आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है भारत में जो हर एक को भाता सोनी साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये है। जो जी। समस्या है, जो चैलेंज है, वो तो रूट कॉज है। आप स्कूल लेवल की पॉलिटिक्स देखिए, जो नेता होते हैं उनका
पढ़ाई के प्रति और इंटीग्रिटी के प्रति सोच क्या होता है सब जाहिर है। इसी तरह से जो लीडरशिप ऊपर जाती है तो जो जितना उद्दंड या किसी का काम करा दे आउट ऑफ टर्न, वो उतना बड़ा नेता हो जाता है। तो ये बीमारी है और इस बीमारी को दूर करने का उपाय हमें सोचना होगा। मेरी सोच ये है कि क्रांति गरीबों के थ्रू ही आएगी। ये जो रिफॉर्म्स है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ ईमानदारी पर्कुलेट होगी। ऊपर वाले जो चिकनी चुपड़ी रोटी और लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, वो अगर क्रांति की बात करेंगे और अगर वो आरक्षण की बात करेंगे या जो भी बात करेंगे उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट लिफ्टा हुआ हो। मेरा मानना ये है कि मैं जाटो साहब आते तो मैं बताता, मेरा कहना यह है कि 1000 में से अगर 900 नंबर आपके कैरियर एकेडमिक परफॉर्मेंस के हैं और इंटीग्रिटी में आप 1000 में से 500 नंबर या 400 नंबर ही पाते हैं, तो 900 आप मान लीजिए एकेडमिक्स के और 500 मान लीजिए आपकी इंटीग्रिटी के, तो आपके 1400 नंबर होते हैं। और अगर किसी की परफॉर्मेंस में 600 मतलब फर्स्ट क्लास है, जस्ट 600 आउट ऑफ 100, और उसकी इंटीग्रिटी 100% है, 1000, तो मेरे विचार से 1600 नंबर वाला आदमी ज्यादा उपयोगी है किसी भी शासन प्रशासन और उपयुक्त पद के लिए। प्रॉब्लम ये रही है, हम लोगों ने विभागों में देखा है कि जो लोग ईमानदार होते हैं वो अपना ऑरा आगे फैलाने की कोशिश नहीं करते। उच्च पद पर तो पहुंच गए मगर अपनी ईमानदारी जो है अपने तक ही सीमित रखते हैं, और इस चक्कर में दे बकल डाउन बाय द प्रेशर ऑफ करप्ट एंड समटाइम्स वो जो ईमानदार लोगों हैं, ईमानदार एम्प्लॉइज हैं, ईमानदार ऑफिसर्स हैं, उनको जो प्रोटेक्शन देना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस बारे में थोड़ा सा व्याख्यान दीजिए आप। सवाल सर, वो ईमानदार कर्मचारी हो या अफसर्स हो, ये सभी एक सिमटता हुआ सा समाज है, क्योंकि इनका विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि ये आइडेंटिफाई बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। उस सिस्टम का एक ढर्रा है, उसके अंदर वही आदमी टिक पाता है जो उसके अंदर फिट हो जाए। एक ईमानदार व्यक्ति जो भी आता है वो उसके अंदर फिट नहीं हो पाता, इसलिए सिस्टम उसको बाहर फेंक देता है। तो आइडेंटिफिकेशन उसकी इमीडिएट हो जाती है। हम सभी कैरियर ओरिएंटेड भी रहे हैं और कैरियर में बहुत ऊंच नीच भी देखा है, इतने साल तक नौकरियां की हैं। तो ये बात बिल्कुल सर्वविदित है कि ईमानदार आदमी की पहचान बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो फिट नहीं होता। वो जो समाज उस सिस्टम को चला रहा है उसके अंदर वो एक अलग रहता है, और यहाँ से आइडेंटिफिकेशन के बाद में उसकी विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाती है। जब हम ये कहते हैं कि जी इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी, बात बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। लेकिन ये चीजें तब आएंगी जब राजनीतिक तौर पे इसका फैसला किया जाए। जो आपने कहा कि ये क्रांति नीचे से आनी है, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे से तभी आएगी जब ऊपर उसके कोई ना कोई ऐसा रास्ता नजर आए कि इसका राजनीतिक समाधान हो। और आज भारत के अंदर आरक्षण के नाम पर कोई भी व्यक्ति इसको छूना नहीं चाहता। अंबेडकर ने जब आरक्षण की बात की थी तो वो कोई परमानेंट नहीं था, और अब आरक्षण को हटाने की बात तो बहुत दूर है।
मेरिटोक्रेसी लाने की बात तो असंभव है। अब तो नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं किस तरह से आरक्षण को बढ़ाया जाए। और जिस तरह से ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे समाज सारा का सारा 100% आरक्षित हो जाएगा। ये बड़े वालों के लिए है, अगड़ों के लिए है, ये पिछड़ों के लिए है, अति पिछड़ों के लिए, ये फलाना है, ये। तो हम तो जब तक पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे इस चीज के ऊपर कोई बहस नहीं होती, खुली बहस, जो सोल्यूशन हम चाहते हैं वो अक्रॉस द बोर्ड हो सकता है। क्योंकि लोकलाइज सोल्यूशन तो बहुत सारी जगहों पे होते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं। जो आप कहते हैं ना कि वो ईमानदार आदमी अपना ऑरा फैला नहीं पाता, क्योंकि वो ईमानदार आदमी एक लोकल सोल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन वो टिक नहीं पाता। इसलिए ईमानदार आदमी हमेशा दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। आपने अपने टाइम पर भी देखा होगा, हमने भी अपने टाइम पर देखा है, बहुत सारे ईमानदार लोग झूठे मुकदमों में, झूठी बातों पे सारी सारी उम्र भटकते रहे। अब हम आईएएस ऑफिसर्स की बात करते हैं। सरकारें बदलती हैं, सब कुछ एलिजेंस बदलते हैं, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स बड़े आराम से रहते हैं। कारण बिल्कुल सीधा है, हेजिंग, जो कमर्शियल टर्म है हेजिंग। उनको पता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, अगर ये पता लग जाए कि ये सरकार 15 साल रहनी है, तो आदमी गिन लेता है कि 15 साल तो मेरी नौकरी नहीं है, तो वो पूरा पूरा समर्पित होता है। लेकिन जो नए लड़के आते हैं, जो सब लोग आते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, किसकी माने किसकी ना माने। और फिर हमारे यहाँ तो इन सब चीजों को सुलझाने का बड़ा सीधा सा तरीका है, उठाओ ट्रांसफर कर दो। एक शब्द है पनिशमेंट पोस्टिंग, ये कहाँ से आया? Punishment posting is an outcome of integrity or lack of it. सनी सोनी साहब, मैं थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आज के डिस्कशन में हमने दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिजर्वेशन को इनवाइट किया था, और मुझे थोड़ा सा दुख है इस बात का कि सपोर्ट तो करते हैं मगर कॉमन चर्चा में आने से बचते हैं। मेरा हमेशा कहना ये रहा है कि उनका रोना ये रहता है, देखिए कि हमारी जो जातियां हैं, हमें तो वर्षों से सताया गया है, हमने मल मूत्र को साफ किया और ये खत्म नहीं होना चाहिए। और वो एक बात ये भी मानते हैं कि सब जाति प्रथा तो लगभग खत्म हो गई। तो हमारा कहना है कि सवर्णों ने तो सब कुछ त्याग कर दिया, वो न जाति मानते हैं, न धर्म के बारे में इतने एजेड हैं, सबको बराबर का सम्मान देना चाहते हैं। मगर जो लीडरशिप है या जो ऊपर पहुंच चुके हैं आरक्षण का लाभ लेके, उनके दिमाग में ये कीड़ा अभी तक नहीं जा रहा है कि भाई एक जमाने में आपके पूर्वज बहुत अति गरीब और इस छोटा काम करते रहे हो, मगर आज की तारीख में जो गरीब है, जिसको वही काम करना पड़ते हैं जो आपके पूर्वज करते रहते हैं, थोड़ा सा तो दर्द उनके लिए भी उनके मन में होना चाहिए। और क्यों हो, एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाने के बाद भी इच्छा रहती है कि टॉप तक, भाई एंट्री पॉइंट पे आप रिजर्वेशन ले लीजिए, कोई बात नहीं, ऊपर तक आप अपना रिजर्वेशन चाहेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है। अब महिला आरक्षण के बारे में भी मेरा कहना ये है कि 25 साल का जो बच्चा होता है वो ईमानदार होता है, और 25 से 50 के बीच में करप्ट होना चालू हो जाता है। जो आकर्षण है
महिलाओं में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति वो महिलाओं को भी बिगाड़ रहा है और समाज को भी बिगाड़ रहा है। और मैं नहीं कहता ये सभी महिलाएं, मैं फिर कहता हूं कि मेरिट और इंटीग्रिटी कुछ लोगों में आउटस्टैंडिंग होती है, तो महिलाओं में भी ऐसे लोग आगे आगे बढ़े और पुरुषों में भी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी वालों को महत्व मिले, तो सिस्टम निश्चित रूप से इम्प्रूव होगा। आपने देखा होगा कि मोदी जी जितने प्रोफेशनल्स को लेके आए उनकी इंटीग्रिटी साउंड थी। आईक्यू तो उनका बढ़िया रहा ही होगा क्योंकि वो इलाइट प्रोफेशनल में थे और उसका लाभ सबको मिल रहा है, ये दिखाई भी दे रहा। तो मोदी जी ने ये अच्छा काम स्टार्ट किया है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि ये दर्द जो जबरदस्ती का महसूस करते हैं हमारा आरक्षित वर्ग सब तरह का लाभ लेने के बाद भी, और जिन लोगों का दर्द है आज की तारीख में उसको महसूस ही नहीं करना चाहते, ये कहां तक हो चुका? सर, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि ये कहते हैं जी हमको बड़ा डिस्क्रिमिनेट किया गया वर्षों से, सदियों से, लेकिन जितना तगड़ा डिस्क्रिमिनेशन इनके अपने जाति विशेष में है कहीं नहीं। इनके अपने घरों में इन्हीं की जाति के लोग वही काम कर रहे हैं जो इनके पूर्वज करते थे, ये उनको फोर्स करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इट में हर्ट। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घर में, जिनके गांव के अंदर, वो खुद तो शहर में रहते हैं, जिनके गांव के अंदर आज भी सर पे उठा के वो लोग ले जा रहे हैं और इन्हीं लोगों के घर से ले जा रहे हैं। सैडिस्टिक प्लेजर है ये बहुत कड़ा शब्द है, लेकिन आई एम सेइंग इट विद टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सैडिस्टिक, दे ड्रॉ सैडिस्टिक प्लेजर। एक बात, इसलिए इस चीज को कट शॉर्ट करते, इसीलिए ये नीचे से ऊपर तक इनको सब कुछ चाहिए सिर्फ अपने लिए। ये छोड़ना इसलिए नहीं चाहते कि अगर हमने छोड़ा तो जो मेरे बगल में है कहीं वो ना मेरे बराबर आ जाए या मेरे से आगे निकल जाए। ये क्रीमी लेयर ये किसकी देन है? ये क्रीमी लेयर उन लोगों की देन है जो आईएएस बने सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास में एक ठप्पा था। उस ठप्पे की वजह, सो दे आर ट्रेंड, उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए क्रीमी लेयर की बात हो गई। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर में जिन लोगों की वो वार्षिक आय की बात करते हैं, उतनी वार्षिक आय पे तो एक सवर्ण को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उससे आधे में। आज भी मैं नाम नहीं लूंगा, वो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं कि जी स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसकी तनख्वाह साल की 2 लाख रुपए साल से ज्यादा उसको नहीं देंगे। बताएं। मतलब 17,500 रुपया महीना या 20,000 रुपया महीने वाले को आप, अगर ज्यादा, अगर आप सवर्ण हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो कहाँ गलती हो रही है? गलती वहां नहीं हो रही जहां हम ढूंढ रहे हैं, गलती वहां हो रही है जहां हम देख नहीं रहे। ये पॉलिसी कौन बना रहा है? दिक्कत है, मैंने तभी कहा एक एक सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जो सोशियो पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहती है, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। अब महिला आरक्षण की आपने बात की है, महिला आरक्षण को लेके जितनी राजनीति हुई, मुलायम सिंह यादव अब तो खैर स्वर्गवास हो गया, इन्होंने कितना नाटक किया था।
मुलायम सिंह यादव तो मशहूर है इस बारे में, और लालू, कितने लोगों ने। और फिर कांग्रेस, अरे 60 साल तुमने राज किया, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि भाई जाति विशेष को तोड़ो? जिसकी जितनी भागीदारी, 60 साल में ख्याल नहीं आया। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम नेता नहीं बनेंगे तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। बात उल्टी है। हम नेता बनेंगे तो पेट भरेगा, पेट भरेगा तो फिर सोचेंगे। आज राहुल गांधी लंदन में बैठ के कहते कि मैंने उपनिषद पढ़े हैं। सामने बैठे वाले को इतना ही कोई कह देता ना कि उपनिषद कितने हैं मालूम है? राहुल गांधी को किसी ने समझाया, उसको पता ही नहीं है। जिसने समझाया उसको भी पता नहीं है। तो महिला आरक्षण के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ये पास हो गया। 2026 में सेंसस होगा, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, फिर नई सीटें बनेंगी, सब चीजें सामने आएंगी। फिर ऑलरेडी इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। लोगों में ये भय फैला दिया गया है कि अगर इस डिलिमिटेशन के बाद में साउथ की सीटें कम है, ये ऑलरेडी हवा में है। जो सरकारें पहले रही जिन्होंने महिला आरक्षण को कभी आने नहीं दिया, वो कह रहे हैं इसको इमीडिएटली लागू करो। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी ये 2026 से होगा, क्योंकि हम जनगणना कराएंगे, इसको हम हटा नहीं सकते। और कांग्रेस के लोग हैं जो कहते हैं इसको हटाओ। कोई ठाकुर हैं, लेडी। अच्छा सोनी साहब, मैं टॉपिक, समय कम है, समापन की ओर है। मेरी अपनी सोच ये है कि इसीलिए मैं एक इंटीग्रिटी मीटर ऐप और परफॉर्मेंस कम्पिटेंसी एक्ट वो ऐप बनाने की प्रयास कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल वर्ग उसमें सहयोग करे। जैसे हम और आप अगर बात कर रहे हैं तो हम समझ जाएं, आप समझ जाएं कि भाई इसका जो कैपेबिलिटी इंडेक्स है 450 है और मेरा 850 है, तो हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना सीखें। और जब रेस्पेक्ट करना सीखेंगे तभी मेरिट आगे बढ़ेगी। अभी तो जो जैसा है वो दिखता नहीं है, जैसा नहीं है वो अपने को दिखाने में सफल है। आज कन्वेंसिंग जरूरी है अपने को ईमानदार सिद्ध करने के लिए। और हम वैसा भारत और दुनिया देखना चाहते हैं जिसमें अच्छे को अच्छा प्रमाणित करने की जरूरत ना हो और बेईमान अपनी बेईमानी छुपा ना पाए। इसीलिए हम डाटाबेस ड्रिवन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी बात करते हैं कि जो हमने कर्म किए हुए बाई वर्थ। हमने तो देखिए एक जमाने में जो आधार की जब बात चल रही थी, मैंने IIM अहमदाबाद में पेपर प्रेजेंट किया था कि 22 डिजिट का हमारा आधार कार्ड होना चाहिए। मैं तो चाहता था कि बाई बर्थ आप किस पीरियड में कहाँ रहे, कहाँ पढ़े, वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। भाई टेररिज्म ऐसे नहीं खत्म हो सकता कि बांग्लादेश से जो आ रहे हैं किसी को भी एजेंट को पकड़ लिया और आधार कार्ड बन गया, आपका पैन कार्ड बन गया। जब तक पूरा ट्रैकिंग सिस्टम आप नहीं बनाएंगे तो सिस्टम इंप्रूव होने वाला नहीं है। इस विषय को आज आप कंक्लूड करिए अपने शब्दों में और कुछ ठोस सुझाव दीजिए। सिन्हा साहब, जो प्रॉब्लम है इसकी सॉल्यूशन के कुछ आभास अब मिलते हैं, क्योंकि आप जैसे कहते हैं लीडरशिप की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं। पिछले 10 सालों में इसका कुछ आभास लोगों में आया है। बहुत सारे लोग, वो किसी भी समाज के किसी भी वर्ग से आते हैं, बहुत सारे लोग इसकी अब बातचीत कर रहे हैं। मैं नहीं समझता आज से 20 साल पहले
कोई आदमी इस तरह की बात करे कि इंटीग्रिटी के बारे में या और किसी के बारे में। लोगों के अंदर ये आभास ज़रूर हो गया है कि ईमानदार होके भी एक अच्छा पॉलिटिशियन बना जा सकता है। Yes, sir. Modi has proved it. पहली